अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द हेमाटोलॉजीज। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह हेमाटोलॉजीज की इंट्रोडक्शन कवर करेंगे विद ब्रिलियंट ट्रिक्स। सो वी स्टार्ट द लेक्चर। सो हेमाटोलॉजीज क्या होता है? हेमा मीन्स ब्लड एंड टोलॉजीज मीन टू स्टडी। द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजीज। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड क्या होता है? एक समंदर होता है, एक नदी होता है जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब यह है कि जो ब्लड होता है ये लंग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द वेरियस टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यू टुवर्ड्स द लंग्स। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड्स पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है कलर ऑफ द ब्लड। आर्टीरियल ब्लड इज रेड ड्यू टू मोर ऑक्सीजन। जो आर्टीरियल ब्लड होता है ये रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वेनस जो ब्लड होता है इज़ ब्लू ड्यू टू मोर CO2। और जो वेनस ब्लड होता है ये मोर ब्लू होता है ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की बात करते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 450 ml होता है। एडल्ट मेल में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर होता है। ये 8% ऑफ द टोटल बॉडी का जो हमारा, लेट सपोज एक पर्सन है जिसका वेट 72 kg है, तो इसमें 72 kg में 8 kg जो है ना वेट ये ब्लड का होता है। इसी तरह एडल्ट फीमेल में ये इसका जो वैल्यू है वो 4.5 लीटर है और इसका जो परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट से होता है वो 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। अब हम चलते हैं पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। मीन्स कि ये अल्कलाइन होता है क्योंकि हमारे पास जो पीएच स्केल होता है तो इसमें 1 से लेकर 7 तक ये एसिड होता है और 7 जो है ना ये न्यूट्रल होता है और फिर 7 से लेकर 14 तक ये बेस होता है। यानी ये एसिडिटी होते हैं, ये अल्कलिनिटी और ये न्यूट्रल होता है। इस पे कोई न्यूट्रल में कोई चार्जेस नहीं होती है। अब हम ब्लड की विस्कोसिटी पढ़ते हैं कि ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है। ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन द वाटर ड्यू टू ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो ब्लड होता है ये 5 टाइम मोर विस्कस होता है। विस्कस मीन्स कि गाढ़ा होता है। यानी अगर हम ब्लड की फ़्लो और वाटर की फ़्लो का कंपैरिजन करें तो ये 5 टाइम मोर विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये MCQs के लिए रिमेंबर करना है ये पॉइंट कि ब्लड इज़ 5 टाइम मोर देन विस्कस देन द वाटर। अब हम चलते हैं ब्लड की सिनोनिम्स। ये जो ब्लड है इसको एक 3-4 नाम से और भी पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इस ब्लड को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम लाइक कनेक्टिव टिश्यू की तरह होती है। दूसरा, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होती है तो वो बंदा मर जाता है विद इन 1 to 2 मिनट्स में। तीसरा, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट होती है। अगर न्यूट्रिएंट नहीं होती है तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, आप नशोनुमा नहीं कर सकते हैं। और चौथा, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहते हैं कि हमारे जो ब्लड में होते हैं, ब्लड में WBC होते हैं जो कि डिफेंस सिस्टम में रोल अदा करते हैं, जो कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ाई करते हैं और इसको किल कर देते हैं। अगर आपके बॉडी में ये डिफेंस सिस्टम ना हो तो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं और आपको कुछ मिनटों में ही किल कर देते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की तरफ आते हैं। Blood is composed from the two parts. Number one is the blood plasma and the second one is the blood cell. जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये 55% होता है और ब्लड सेल जो होता है ये 45% होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्लाज्मा को देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? इज़ अ येलो कलर फ्लूइड। ये ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? दीज आर द येलो कलर फ्लूइड होता है।
ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन देखें तो इसमें ब्लड सेल होते हैं एंड ब्लड प्लाज्मा होता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पोर्शन होता है और जो ब्लड सेल होता है ये सॉलिड पोर्शन। दिस इज लिक्विड पोर्शन एंड दिस इज सॉलिड पोर्शन ऑफ द ब्लड कहलाता है। ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या होता है कि इसमें 90% वाटर होता है, 8% ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन होता है? सबसे पहले एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, और इसके अलावा 2% इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। अब इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक ट्यूब है, ये क्या है? ये दिस इज़ अ ट्यूब है। अगर हम इस ट्यूब में ब्लड को लेते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो फिर सेंट्रीफ्यूज होने के बाद हमें रिज़ल्ट जो मिलता है वो इस तरह होता है कि जिस ट्यूब के बॉटम में जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, इसको हम कहते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जो कि 44% होते हैं। और ये जो वाइट सा कलर आपको नज़र आता है, दिस वाइट सा लेयर आपको जो नज़र आता है, इसको हम कहते हैं बफी कोट। व्हाट? जिसको हम कहते हैं बफी कोट। इस बफी कोट में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं प्लस लेटेलेट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लस लेटेलेट्स, और ये 1% होते हैं। और ये जो ऊपर जो टॉप में आपको नज़र आता है, ये हमारे पास होता है प्लाज्मा। ये क्या होता है? प्लाज्मा, जो कि 55% होते हैं। तो आप हिसाब लगा लो, 55 ये हो गए, 45 आरबीसी हो गए और 1% प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी हो गए, तो टोटल 100% हो गए। अब हम आते हैं सीरम की तरफ। अब सीरम क्या होता है? सीरम इज़ अ क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। ये एक क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है, यानी ये प्लाज्मा ही होता है। बस प्लाज्मा में एक चीज़ को माइनस कर दो, दैट इज़ फिब्रिनोजेन। अगर हमने प्लाज्मा की प्रोटीन पढ़ा ना, तो प्लाज्मा के जो प्रोटीन होते हैं इसमें फिब्रिनोजेन को हटा दो, फिब्रिनोजेन को रिमूव कर दो, जो बाकी जो फ्लूइड बचता है वो क्या कहलाता है? दैट इज़ सीरम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हम देखते हैं ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा तो हो गया, अब हम ब्लड सेल की तरफ आते हैं। तो ब्लड सेल में जो पहला सेल होता है दैट इज़ द रेड ब्लड सेल, वो है आरबीसी। तो इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं आल्सो कॉल एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये कितने परसेंटेज का होते हैं? ये 44% ऑफ द टोटल ब्लड सेल होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ये लेट सपोज ये सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? ये जो आपको जो ग्राउंड एरिया नज़र आता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक और इसी तरह गोलनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियस होता है ये आरबीसी में एब्सेंट होता है, और आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकनकेव होता है, बाइकनकेव। अगर आप आरबीसी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नज़र आता है। इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये थोड़ा डिप्रेस होता है, डिप्रेस। इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा डिप्रेस होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइकनकेव शेप। अगर हम इसकी नंबर को देखते हैं तो ये 5 से लेकर 5.5 mm³ होता है। फिर इसकी डायमीटर होता है। तो डायमीटर अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो ये 2.5 माइक्रोमीटर होते हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 7.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी सेंटर पे ये थोड़ा नैरो हो गए, तो इसकी जो डायमीटर होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर होती है। इसका जो मेम्ब्रेन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। यानी क्या इसका मतलब क्या है? आरबीसी के तो अंदर जो मटेरियल होता है ना वो एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। ये क्यों कम होता है? फॉर द स्क्वीजिंग, क्योंकि इस आरबीसी को एक स्प्लीन के एक सुराख होता है जिसको हम रेड पल्प कहते हैं, रेड पल्प। इस रेड पल्प का जो डायमीटर होता है वो 3 माइक्रोमीटर होता है। अगर ये 3 माइक्रोमीटर को 3 माइक्रोमीटर होल से 7 माइक्रोमीटर को 7 माइक्रोमीटर आरबीसी को जब गुजरता है तो ये अपने आप को स्क्वीज़ करा देते हैं। स्क्वीज़ मीन कि ये लेट्स सपोज ये एक होल है और ये आरबीसी आ गया, तो ये आरबीसी अपने आप को क्या कर दे? अपने आप को स्क्वीज़ कर दे, चिप कर दी इस तरह। तो ये इस होल के ज़रिए अंदर जाएगा
और इसको क्रॉस करेगा, तो इसलिए इसका जो मेम्ब्रेन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। अब दो टर्मिनोलॉजीज है जो आपने याद रखना है। नंबर वन इज़ द एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या होता है कि जब आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाए तो इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे वो पैथोलॉजिकल हो। फिजियोलॉजिकल मींस कि अगर बॉडी में कोई वैसी फंक्शनल की वजह से नॉर्मेलिटी आ जाए जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया, और या तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई डिजीज़ की वजह से हमारे जो ब्लड सेल की आरबीसी है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर हमारे आरबीसी की तादाद काउंट ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। इंक्रीज द नंबर ऑफ द आरबीसी काउंट, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। फंक्शन अब आरबीसी पर आते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करता है, एसिड बेस बैलेंस भी करता है, और इसके साथ साथ ये ब्लड ग्रुपिंग डिटर्मिनेशन भी करता है। क्योंकि आरबीसी के ऊपर हमारे पास एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी, क्योंकि ये ब्लड ग्रुपिंग में भी डिटर्मिनेशन करता है। क्योंकि ये जो एंटीजन होता है ये किसके ऊपर होता है, ये ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी के ऊपर होता है। तो ये था रेड ब्लड सेल। क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस सिर्फ कुछ टच इसको करते हैं। अब वाइट ब्लड सेल की तरफ आते हैं तो वाइट ब्लड सेल में ये न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो नंबर होता है वो 4000 से लेकर 11000 माइक्रोमीटर तक होती है, और ये बॉडी ऑफ आर्मी कहलाता है। मतलब क्या होता है, ये डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इसके खिलाफ वाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो इसके खिलाफ ये लड़ाई स्टार्ट कर देता है और इस फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करा देते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ आर्मी। ये टू टाइप के हो सकते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की मीनिंग है कि इसमें जो स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। लेट सपोज ये एक वाइट ब्लड सेल होता है तो इसके साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट विच कंटेन ग्रेन्यूल्स। अब इसमें तीन टाइप के ग्रेन्युलोसाइट में तीन टाइप के सेल होता है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल तादाद होता है वो 40 से लेकर 75% होता है। इसिनोफिल 2 to 6% होता है। बेसोफिल 0 से लेकर 1% होता है। एग्रेनुलोसाइट SWBC को कहते हैं जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ भी ना हो, यानी ग्रेन्यूल एब्सेंट हो, ग्रेन्यूल्स इसमें एब्सेंट हो, तो इसको हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक मोनोसाइट होता है जो कि 2 to 10% होता है, और दूसरा लिम्फोसाइट आते हैं जो 20 to 40% होता है। और थर्ड नंबर जो हमारे पास ब्लड सेल होता है दैट इज़ द प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, तो मैं इधर एक लाइन में इसका फंक्शन लिखता हूँ कि दीज आर द, ये डिफेंस सिस्टम में रोल अदा करते हैं, रोल इन डिफेंस सिस्टम, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करते हैं। अब प्लेटलेट्स की बात होते हैं तो प्लेटलेट्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट होता है। वाइट ब्लड सेल भी न्यूक्लिएटेड होता है, प्लेटलेट भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका जो काउंट होता है वो 3 से लेकर 3.5 mm³ होते हैं, मतलब 3 से लेकर 3.5 लाख तक की होती है। और इसका जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन करते हैं। प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई हमें इंजरी हो जाए या कट हो जाए तो इधर प्लेटलेट की प्लग फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह प्लेटलेट अपना प्लग फॉर्मेशन करा दे, जिसकी वजह से वो जो क्लॉटिंग एरिया होता है, जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसको ये प्लेटलेट अपना प्लग फॉर्मेशन करा दे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होती है, स्टॉप ब्लीडिंग। अच्छा, दो टर्मिनोलॉजीज है जो आपने याद रखना है। एक होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है कि इंक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट, और दूसरा होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स कि डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। तो ये था आज इंट्रोडक्टिव क्लास ऑफ द हेमाटोलॉजीज। इसमें हमने हेमाटोलॉजीज ब्लड पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की कंपोनेंट, ब्लड का कंपोजिशन और ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा, ये सारे हमने टीच कर लिया।
नेक्स्ट जो हमारा क्लास होता है वो इंशाल्लाह हेमेटोफाइसिस पर होगा। तो प्लीज़ मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।